तो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है विद्यासारथी यूट्यूब चैनल पे। और जो है मैं इस वीडियो में जो है आप सभी का जो साइंस का क्लास है वो शुरू करने जा रहा हूँ। अभी आप जो ये जो नोटबुक देख रहे हैं, यह नोटबुक में मैंने जो एनएमएस का जो पेड नोट्स था जो 50 रुपीज़ में अवेलेबल था वही है। एकदम मैंने इसे पूरी तरह से तैयार कर लिया है। मैंने इसे पूरी तरह चैप्टर वाइज इसको तैयार किया ताकि आप सभी को समझने में आसानी हो। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस को भी दिया है और इसमें आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसमें थोड़ा राइटिंग ख़राब हो गया क्योंकि मुझे इसे जल्दी से तैयार करना था। तो इसी से जो है ना आपका क्लास होने जा रहा है शुरू। ओके, तो इसी से मैं देख के आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को जो है अगर आप जो है 500 सब्सक्राइबर जो है अगले 5 दिन में अगर हमारा टारगेट पूरा कर देते हैं तो जो साइंस का नोट्स आप सभी को फ्री में मिलने वाला है। ओके, सिर्फ 500 सब्सक्राइबर, यानी कि मात्र आप सभी को 16 और सब्सक्राइबर चाहिए। ओके, 116 सब्सक्राइबर चाहिए आप सभी को। उम्मीद है आप सभी इसे ज़रूर पूरा करेंगे। तो चलिए आज का जो पहला बात करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसलों में चलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल, इनको नोट करिएगा। ये इन सभी को एग्जाम्पल है। ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे ना तो इनका 10 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। करने वाले फसल, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल, तो इनका उदाहरण लिखिएगा। इनमें लिखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा फसल प्रदान करते हैं। तो इनमें लिखिएगा चावल, गेहूँ हो गया, और क्या होता है, मक्का होता है, बाजरा, ज्वार। ये सब मुख्य फसलें हैं जिनसे हमें जो क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अब जरा प्रोटीन प्रदान करने वाले फसलों को देखते हैं। तो प्रोटीन किन से प्राप्त होता है। तो प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल कौन है, ये लिख लीजिएगा। प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल, तो प्रोटीन प्रदान करने सभी दाल आ जाते हैं। सभी दाल मतलब जितने भी दाल हैं, चना, मसूर, यहाँ पे सदी लिखा गया, चना, मसूर, अरहर, मटर, जितना है। मटर याद रखिएगा, मटर क्या है, मटर एक दाल है। मटर एक दाल है, सब्जी मत समझिए क्योंकि मटर एक सब्जी है तो नहीं, मटर एक दाल है। ओके, ये सभी जितने भी दाल है वे प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल आते हैं। आखिर में आते हैं तो वसा यानी कि फैट कौन से, तो सभी तेल वाले फसल, सभी तेल वाले फसल। मतलब एग्ज़ाम में अगर आपसे ऐसे पूछता है कि निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला फसल है या निम्न में किससे कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, तो आप सिंपल सा समझ लीजिएगा कि इन दोनों को छोड़कर वसा मतलब फैट, वो सारे जितने भी होते सारे फसल जिनसे हम तेल निकालते हैं ना, उन सभी से हमें फैट मिलता है, वसा मिलता है। और सारे दाल हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। तो दाल और तेल निकालने वाले फसल को छोड़कर जो फसल होगा उससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और जितने भी दाल होंगे सबसे प्रोटीन है। जितने भी फसलों से हम तेल निकालते हैं उससे हमें वसा की प्राप्ति होगी। सिंपल सा आपको इतना समझ लेना है। तो मौसम के आधार पर भी जानते हैं अभी कितना है। रबी फसल है, रबी खरीफ होता है, फिर रबी खरीफ होता है और जायद होता है। आप सभी को पता है कि रबी खरीफ और जायद होता है, इसमें आपको पता ही होगा। तो पहले बात करते हैं तो रबी फसल में। तो रबी फसल जो है कब बोई जाती है, तो बुआई जो है ना, बुआई जो है इसकी बुआई शीत ऋतु में होती है। बुआई शीत ऋतु में, ये सभी आप नोट करिएगा, इसकी बुआई शीत ऋतु में होती है। और कटाई कब होती है, तो कटाई जो है गर्मी में होती है। गर्मी में इसकी बुआई कब होती है, तो वर्षा में बुआई होती है। आपको हम पूरा नहीं लिखाएंगे, पूरा अगर चैप्टर पढ़ाने लगे तो पूरा 2-3 घंटे का क्लास हो जाएगा, तो इसलिए मैं से देखिए, वर्षा में बुआई होती है इसकी। वर्षा का जब सीज़न आता है तब बुआई होती है। और इसकी कटाई कब होती है, तो शीत ऋतु में कटाई होती है। तो शीत ऋतु में कटाई हो जाती है। अब जायद फसल की बात करते हैं। तो जायद गर्मी में कटाई होती है इसकी, गर्मी में बुआई होती है, गर्मी में बुआई और गर्मी में ही कटाई, और गर्मी में कटाई।
आपको इतना सब कुछ याद रखना है। बात करते कि रबी फसल के उदाहरण कौन कौन से, तो चना, मटर, गेहूँ, सरसों ये सब आ जाते हैं इसमें। अब सभी नोट करिएगा। उदाहरण रबी फसल में कौन कौन से आते हैं, तो गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि। जो आप ले लीजिए, आदि बहुत भी आपको याद ही होगा कि आपके गांव में जो है कौन कौन सी फसल जो है जो ठंड के मौसम में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है, वो सभी आप याद करिएगा। और वही सब याद करके एनएमएस एग्ज़ाम में बस यही पूछा जाता है। आपको कोई और चैनल क्या करेगा कि ऑब्जेक्टिव ही आपको याद कराते रहेगा, तो उतना आप लिखने से अच्छा बस आप इतना ही लिख लीजिए। आपको इतना ही एनएमएस एग्ज़ाम में पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपके। अच्छा, ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना पढ़ना है। जितना एग्ज़ाम में पूछता है बस उतना ही पढ़ना है या उससे ज़्यादा, तो कमेंट करके बताइएगा, तो इस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए बात करते हैं खरीफ फसल में। तो इसमें आता है सभी को पता होगा कि धान आता है, सोयाबीन आता है, ये दो है इसके मुख्य हैं एकदम। जायद में बात करते हैं तो जायद फसल के उदाहरण है ककड़ी, खीरा, ये सब हैं। खीरा होता है और क्या होता है, तरबूज होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कृषि पद्धतियों की। तो आप सभी को पता है किसानों द्वारा फसल उत्पादन के दौरान किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को कृषि पद्धति कहते हैं। तो ये इतना आपसे एनएमएस एग्ज़ाम में नहीं पूछाएगा, तो आपसे सीधा पूछा जाएगा यह कि मिट्टी शीर्ष मृदा, तो शीर्ष मृदा के बारे में पूछा जाएगा। तो मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत को, मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत को शीर्ष मृदा कहते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, शीर्ष मृदा होती है ना, मिट्टी के सबसे ऊपर होती है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अलग मिट्टी के अलग अलग स्तर हैं, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर की ये जो परत होगी ना, सबसे ऊपर की जो परत होगी यही होगी शीर्ष मृदा, यही होगी। और एक और बात याद रखिएगा, इसकी मोटाई जो होती है ना, मोटाई कुछ सेंटीमीटर होती है, मोटाई कुछ सेंटीमीटर ही होती है। अब बुआई की बात करते तो बुआई आप सभी को पता है कि बुआई क्या होता है, मतलब खेतों में फसल रोपा जाता है तो उसे बुआई कहते हैं। बीज बोना बुआई कहलाता है, ये तो आप सभी को पता होगा। बीज कितने तरीक़ों से तो एक और बात याद रखिएगा, सीड ड्रिल से क्या होता है, तो सीड ड्रिल से बीज बोए जाते हैं। आपको यह याद रखना है, सीड ड्रिल से बीज बोए जाते हैं। और आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमारे पास एनएमएस का ओरिजिनल OMR आंसर शीट जो पिछले साल का था वो हमारे पास आ चुका है, तो उसका पर भी वीडियो हम जल्द बनाने वाले हैं। अब बात करते हैं कि कुछ बिछड़ों के क्या होते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो ज़रा हम इनके बात कर लेते हैं। देखिए, पुनरोपण एक होता है, पुनरोपण आप समझिएगा तभी एग्ज़ाम में आप ऑब्जेक्टिव टिक मार के आ पाइएगा। तो पुनरोपण क्या होता है, तो पुनरोपण में जैसे कि धान है, तो धान में क्या करते हैं, पहले एक जगह उगाते हैं, फिर उन सभी को उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं। तो 2 बार लगाते हैं ना, इनको 2 बार लगाते हैं, 2 बार। वे सारे फसल पहले जहाँ पे एक छोटा सा पौधशाला में लगाते हैं और फिर उसके बाद बड़ी जगह पे लगाते हैं। तो इसमें कौन कौन से इसको उदाहरण लिखिएगा, धान, बैगन, ये सब आते हैं। धान, बैगन, इन सभी को पहले एक छोटे से एरिया में उगा दिया जाता है, यहाँ पे पूरा भरे हुए होंगे, फिर एक बड़े से एरिया में इनको उखाड़ के निश्चित दूरी पे जो है इनको फिर उगाया जाता है। इस तरह से देख रहे हैं, इनके बीच में निश्चित दूरी है, यहाँ पे निश्चित दूरी है सभी के बीच में, और यहाँ पे सभी को एक साथ उगा दिया जाता है। इनमें जो ये जो पौधे होते हैं ना, यहाँ पे ये छोटे से नर्सरी में इनको बोला जाता है बिछड़ा, इनको बोला जाता है, छोटे पौधों को क्या बोला जाता है, छोटे पौधे, तो उनको कहा जाता है बिछड़ा। ओके, आप सभी उम्मीद है सब समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, ज़रा कमेंट करके बताइएगा आप इन सभी को नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ न खाद और उर्वरकों की, खाद और उर्वरक की बात करते हैं। तो इसमें आपसे ज़्यादा नहीं कुछ पूछा जाता है, तो
पूछा जाता है कौन प्राकृतिक है, तो यहाँ पे लिखिएगा खाद प्राकृतिक है। खाद क्या है? प्राकृतिक है। इन सभी का लिखिएगा नोट। यह प्राकृतिक है। और क्या है? यह प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक होने के साथ इसका जो है इसमें क्या बनाया जाता है? सड़े गले अपशिष्ट होते हैं। सड़े गले अपशिष्टों से बनाया जाता है, जैसे गाय का गोबर, जानवरों के अपशिष्ट। यहाँ पे थोड़ा धुंधला हो रहा है, अपशिष्ट। और इसमें क्या होता है? ह्यूमस बहुत मिलता है। मिट्टी को ह्यूमस बड़ी मात्रा में मिलता है, ह्यूमस बहुत होता है। ओके, अब ज़रा उर्वरक की बात करते हैं। उर्वरक को जो होता है ना, ये रासायनिक होता है, मतलब मानव निर्मित होता है, रसायन द्वारा निर्मित से। अगर जब रसायन द्वारा निर्मित है तो ये क्या होगा जाएगा? मानव निर्मित। इसके साथ साथ ये सड़े गले अपशिष्ट नहीं होते हैं, ह्यूमस नहीं होता है इसमें। इससे मिट्टी को ह्यूमस नहीं प्राप्त होता है, इससे ज़रा सा भी ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, नहीं प्राप्त होता। बस इतना लिख देते हैं। इसके कुछ उदाहरण लिख लीजिएगा। तो इसमें कुछ उदाहरण क्या है? तो यूरिया, आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यूरिया, अमोनिया फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम फॉस्फेट होता है, एनपीके भी आता है, एनपीके भी फेमस है, पोटास भी फेमस है। ये सभी आप नोट कर लीजिएगा। इनके बाद जो हम आगे क्या करना रहता है हमें, ह्यूमस किसे कहते हैं आप सभी सोच रहे होंगे, तो ह्यूमस भी लिख लीजिएगा। ह्यूमस क्या होता है? तो सड़े गले अपशिष्ट को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं, सड़े गले अपशिष्ट। इससे क्या होता है? तो मिट्टी की जल धारण क्षमता को यह बढ़ाता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। इसके साथ साथ मिट्टी को सरंध्र बनाता है, और जो अब आगे बात करते हैं तो देखिए एक और बात याद रखिएगा, उर्वरक जो है ना, ये बुआई के बाद, इसको ना बुआई के बाद खेत में डाला जाता है। बुआई के बाद खेत में डाला जाता है। जब बुआई हो जाएगी, फसल कुछ उग जाती है, कुछ लंबा हो जाती है, ऊपर उग जाती है, तब इसको डाला जाता है। आप सभी ने देखा होगा जब घर पे यूरिया आता होगा, जो बच्चे के गाँव से उन्हें पता होगा, डाला जाता है। इसमें बुआई के समय डाला जाता है, मतलब जब हम बीज बो रहे होते हैं खेत में, तभी हम इसको डाल देते हैं ताकि मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। बुआई के समय यहाँ पे 2 बार के समय डाला जाता। आप है लिख लीजिएगा, जगह नहीं है। चलिए अब ज़रा आगे की बात कर लेते हैं। तो सिंचाई और इसका स्रोत, तो सिंचाई तो आप सभी को पता होगा। चलिए अब दो आधुनिक लिखिएगा। ड्रिप तंत्र यह सिंचाई का एक तरीका है, इसको आप समझिएगा, नोट करने वाला बात नहीं है, समझिएगा। ड्रिप तंत्र में क्या होता है ना, इसमें बूंद बूंद करके दिया जाता है, बूंद कर सीधा जड़ों में दिया जाता है, जड़ों में पानी दिया जाता है। यहाँ पे मान लेते हैं पौधा है यहाँ दूरी पे, यहाँ से एक पाइप लेगा, यहाँ से छेद कर देते हैं और यहाँ से बूंद बूंद करके पानी गिरते रहता है। एक होता है छिड़कावा तंत्र, जिसको इंग्लिश में स्प्रिंकलर कहते हैं, छिड़कावा तंत्र। तो इसमें क्या होता है ना, वर्षा के पानी की तरह यहाँ पे एक लगा रहेगा, नोजल होता है। ये नोजल यहाँ से पानी की तरह ऐसे ऐसे करके फव्वारे की तरह निकलते रहता है, चारों तरफ घूम घूम के पानी बरसते रहता है। अब आगे की बात करते हैं। तो इसमें अब हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ वेडिसाइड और पेस्टिसाइड के नाम याद रखिएगा। देखिए, खरपतवार को नाश करने के, खरपतवार को मिटाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है उन्हें खरपतवारनाशी, और जिनका जो है
कीटों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन रसायनिक उन्हें कीटनाशी बोला जाता है। आप कुछ खरपतवार के नाम लिख लीजिए, खरपतवार के उदाहरण। खरपतवार में आते हैं बथुआ है, ये सभी खरपतवार हैं। आपके गांव में, अगर आप गांव से हैं तो आप इन्हें ज़रूर देखते होंगे। कंटैला एक होता है, सभी को पता होगा। इसको असल में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आरजी मोन बोलते हैं, आरजी मोन। एक होता है खुट्टी बुट्टी। जो बच्चे गांव से हैं उन्हें तो ये सारे नाम जाने पहचाने लग रहे होंगे। खुट्टी बुट्टी हो जाते हैं जिनको ऑक्सैलिस कहते हैं, ऑक्सैलिस यहाँ पे छूट रहा है। और एक गाजर घास, ओके। तो आप सभी कुछ खरपतवार नाशी के उदाहरण देखते हैं। खरपतवार नाशी, तो इसमें कौन आता है? तो 2,4-D आता है। और क्या आता है? MCPA नहीं, MCPA नहीं आता है। हाँ, MCP आता है, MCP आता है। तो DDT नहीं आता है इसमें। और क्या आता है? ब्यूटाक्लोर। इंग्लिश में, हिंदी में कैसे लिखते हैं मुझे पता नहीं, ब्यूटाक्लोर ही मैं लिख देता हूँ, आप सभी लिख लीजिएगा। यहाँ पे 1 मिनट गलत हो जा रहा है बार बार ना। कुछ कीटनाशी का नाम लिख लीजिएगा, कीटनाशी। कीटनाशी के उदाहरण लिख लीजिएगा। तो DDT हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे हमें क्या करना, फसल की कटाई जो के बारे में अब देख लेते हैं। तो फसल की कटाई उतना हम नहीं देखेंगे। देखिए, फसल को जो है, अनाज के छिलकों को अलग क्या किया जाता है? एक थ्रेसर, आप याद रखिएगा, थ्रेसर। थ्रेसर से क्या होता है? फसल से अनाज को अलग किया जाता है, फसल से अनाज को अलग किया जाता है। एक हार्वेस्टर मशीन, यहाँ तक है कि ये सभी मशीन है। हार्वेस्टर, तो हार्वेस्टर से क्या होता है? तो फसल की कटाई होती है। और एक आता है कंबाइन, कंबाइन। तो कंबाइन से क्या होता है? तो थ्रेसर और हार्वेस्टर का काम है एक साथ, थ्रेसर प्लस हार्वेस्टर एक ही साथ ये काम करता है। मतलब कि ये फसल को काटते भी जाता है और फसल से अनाज को अलग भी एक तरफ करते जाता है। एक तरफ से हार्वेस्टर चलते जाता है, दूसरी तरफ ट्रैक्टर लगा होता है जिसमें सब गिरते रहता है। अब कुछ बात करते हैं कि अब ओसाई क्या होता है? ओसाई, जिसको विनोइंग कहते हैं। तो इसमें जब हम फसल को अनाज से अलग करते हैं तो उसमें कुछ अनाज के डंठल रह जाते हैं, तो हवा से डंठल को अलग करते हैं। तो जो हवा के झोंके होते हैं ना, तो हवा के झोंकों से लिखिए, हवा के झोंकों द्वारा अनाज से डंठल को अलग करना। आप गांव से होंगे तो देखते ही होंगे कि सूप से सब ऊंचाई से गिराते हैं, जिससे हवा के झोंकों से डंठल दूर जाकर गिरते हैं। अनाज भारी होने के कारण वही गिर जाते हैं, अलग करते हैं। अब चलिए, अब हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, अब हमें भंडारण के बारे में पढ़ना है। तो एक और बात याद रखिएगा, कटाई के समय कितना होता है? कटाई के समय जो अनाज में नमी कितना होता है? अनाज में नमी कितना होता है? तो 16 से 18% है। और हमें भंडारण के लिए आवश्यक नमी क्या होता है? भंडारण के लिए आवश्यक नमी जो है वो है 14% से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, 14% से कम होना चाहिए। अब ज़रा बात करते हैं साइलो स्टोरेज।
हिंदी में कैसे मैं पता नहीं, इंग्लिश में इसको लिख देता हूँ स्टोरेज। तो ये बहुत बड़े बड़े गोदाम होते हैं जिनको जो है भारतीय खाद्य निगम बनाता है और वहाँ पे अनाजों को सुरक्षित रखा जाता है। एक और बात अब सभी नोट करिएगा, पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण तो खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने की थी, आप सभी याद रखिएगा, इसलिए इसका नाम पाश्चुरीकरण रखा गया। पाश्चराइजेशन इसको बोला जाता है इंग्लिश में, पाश्चुरीकरण लुई पाश्चर ने किया, खोज किया था। इसमें जो दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है ना, तो दूध को 60 डिग्री सेल्सियस पे पाश्चुरीकृत किया जाता है। पाश्चुरीकरण में क्रिया को पाश्चुरीकृत कहते हैं, कृत करते हैं। बस आप सभी को इस चैप्टर में बस इतना ही एनएमएस एग्ज़ाम में पूछेगा, इससे आगे आपसे नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारा 700 पार का टारगेट जल्दी ही पूरा करिए।